अवस्था में भी हमारा अवचेतन मन ग्रहणशील होता है। इससे पहले कि हम उसे समझ पाएं, व्यक्ति अचानक से जाग जाता है। वो सपना जिसमें कोई संदेश छुपा होता है, हम उसे लिख पाते इससे पहले ही वो भूल जाता है। कभी कभी तो हम नींद की अवस्था में जिन आकृतियों या चिन्हों को देखते हैं, उनका उस वक्त कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब समय आता है तब तक वो सपना भूल चुका होता है। सपने कभी कभी हमारी चाहत का प्रक्षेपण भी लगते हैं, यानी उसमें कहीं न कहीं हमारी चाहत भी छिपी हो सकती है। आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए या फिर उन्हें सांत्वना देने के लिए इन सपनों को जरिया बनाती हैं, और ये उनका मूलभूत तरीका है। नींद की अवस्था में हमारे अवचेतन मन से अति संतप्त करने वाला शोक विचारों के रूप में अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर सपने गहरे नहीं होते। इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी ये बात मानते हैं कि दिन भर की आपाधापी से दिमाग पर भारी बोझ पड़ता है, जो सपने के रूप में रात को दिखाई पड़ता है। ऐसे सपने इन्हीं विसंगतियों का उलझा हुआ रूप होते हैं। कुछ खास निद्रा चक्रों के दौरान मन अपने गुबार को निकालता है, जिससे दिमाग को राहत मिलती है। ऐसे सपनों का कोई खास अर्थ नहीं होता। अब जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि कुछ सपने मन की सफाई करने जैसे होते हैं, उनमें कोई खास संकेत नहीं होता। बस दिमाग के उल्टे सीधे विचारों को सपनों के जरिए मन से निकाल दिया जाता है। जबकि इसके विपरीत सपनों का एक ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है, जिसमें कुछ समस्याओं का समाधान या फिर कुछ आध्यात्मिक मैसेज भी छिपे होते हैं। लेकिन इन दोनों तरह के सपनों के बीच भेद करना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरे तरह के सपने वो होते हैं जो भावी घटनाओं की सूचना देते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। अब ये अच्छी या बुरी दोनों घटनाएं हो सकती हैं। व्यक्ति के जीवन की सर्वाधिक तनावपूर्ण घड़ियाँ दुख की वो अवस्था होती है जिसमें वो सोचता है कि उसका प्रियजन हमेशा के लिए उससे छिन गया। इस शोक से राहत उसे कुछ समय के लिए नींद में ही मिलती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से उठता है, फिर वही दुख, वही पीड़ा। यानी नींद के दौरान वो पीड़ा गायब थी। इसी नींद के दौरान कभी कभी उस पीड़ा को सहन करने का उपाय भी मिल जाता है। कुछ दृश्य, कुछ आकृतियाँ हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। जब ये सपने फैलकर आत्मिक रूप ले लेते हैं, तो इसका आशय है कि सपने बुनने वाले ने हमारी भावनात्मक व्यथा में हमारी सहायता करने के लिए एक प्रोत्साहक के रूप में हमसे मुलाकात की है। क्योंकि आत्मिक सपनों में हमारे मार्गदर्शक, शिक्षक और सभी आत्माएं संलिप्त रहती हैं, जो समस्या के समाधान में हमारी सहायता करती हैं। कुछ मिश्रित आत्मिक सपनों में आत्मा लोक की या फिर भौतिक या मानसिक संसारों के अनुभवों की यादें भी शामिल होती हैं, जैसे उड़ना, तैरना। ये सब अन्य ग्रहों पर हमारे द्वारा बिताई गई जिंदगियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। सपनों के एक रिसर्चर जंग ने कहा है कि सपने जहाँ दमित इच्छाओं और भयों को व्यक्त करते हैं, वहीं वे ऐसे अटल सत्य को भी उद्घाटित करते हैं जो न भ्रम होते हैं और न ही वैसी कल्पनाएं। वैसे देखें तो सपनों को जानने का जो सबसे सही तरीका है, वह व्यक्ति की अंतरात्मा है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी अंतर प्रेरणा के द्वारा ही सपनों के अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए। 1935 में न्यूयॉर्क की सिल्विया नामक एक युवती, जिनकी एज महज 30 वर्ष की थी, निमोनिया के कारण अचानक उनका देहांत हो गया। उनका पालन पोषण एक छोटे से मध्य पश्चिमी कस्बे में हुआ था। वो अपनी माँ को सांत्वना देना चाहती थी। जब तक कि उनके मरने की सूचना उनकी माँ तक पहुँच पाती, तब तक वो धरती पर ही रुकना चाहती थी, अपनी माँ से विदा लेना चाहती थी। जब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी माँ के अलावा किसी और को देखना चाहोगी, इस सवाल पर पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर भर्राई आवाज़ में बोली, जी, मेरा एक पुराना दोस्त है, फिल। पहले मैं उसी के पास जाऊंगी। अब फिल और सिल्विया एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर दोनों ने विवाह नहीं किया था। सिल्विया जाने से पहले उसे स्पर्श करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उस समय फिल गहरी नींद में था और सपना भी नहीं देख रहा था, ताकि सपने के जरिए ही उससे संपर्क साधा जा सकता। और सिल्विया ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब उसकी मृत्यु की सूचना उसकी माँ तक पहुँचे, तब वो उसके साथ हो। वो अपनी माँ के पास जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती थी। फिल कई वर्षों तक उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब काफ़ी समय से दोनों अलग थे, इसलिए अब शायद ही फिल उसके बारे में सोचता होगा। और अगर सपने के जरिए से वो उससे मिलती भी है, तो शायद वो उसके संदेश को खो दे। अब सिल्विया ने सोचा
कि आत्मा लोक में तो हम पुनः साथ होंगे ही, इसलिए फिल के लिए अपनी ऊर्जा के चिन्ह छोड़ना ही पर्याप्त होगा। अब अपनी ऊर्जा के चिन्ह फिल के पास छोड़कर वो अपनी माँ के पास पहुँची। उस वक्त वो जागृत अवस्था में थी। सिल्विया ने उनसे वैचारिक संबंध स्थापित करना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसकी माँ बहुत दुखी थी। उन्हें बार बार अपनी बेटी से दूर होने का गम सता रहा था। अब सिल्विया ने अपने विचारों को मोमबत्ती की लौ की तरह नारंगी पीली रोशनी के रूप में अपनी माँ के मस्तक के चारों ओर फैला दिया, मगर अफसोस इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि उनकी बेटी उनके पास है। अब सिल्विया ने उनके सपने का सहारा लेने की सोची, लेकिन अभी तक वो सपना रचने में पारंगत नहीं हो पाई थी, इसलिए उनके किसी सपने में प्रवेश करना ही उसके लिए ठीक था। अब जो आत्माएं सपना रचने में दक्ष होती हैं वो तो सपने का निर्माण कर लेती हैं, लेकिन जो अभी नई आत्माएं हैं, इस कला को अभी सीख रही हैं, उन्हें अपना सपना बुनना नहीं आता, तो वो अपने प्रियजन के किसी सपने का सहारा लेती हैं। जैसे यहाँ पर सिल्विया ने अपने माँ के किसी सपने का इंतज़ार किया ताकि वो उस सपने में प्रवेश कर पाए और स्वाभाविक संपर्क का प्रभाव उत्पन्न कर सके। अब वो अपनी माँ के सपनों का निरीक्षण करती है। पहले के कुछ सपने तो उसे ठीक नहीं लगते क्योंकि उसमें बेतुकी बातों का तालमेल है। कुछ सपने दूसरे जीवन के अंश थे जिसमें सिल्विया थी ही नहीं, इसलिए उसमें भी प्रवेश करना सही नहीं था। अब अगला सपना वो अपने वर्तमान जीवन का देख रही थी, जिसमें वो अपने घर के आसपास खेतों में टहल रही थी। इस सपने में वो दुखी भी नहीं थी क्योंकि सिल्विया उनके लिए अभी तक जीवित थी। अब सिल्विया उनके इस सपने में प्रवेश करती है, यानी वो भले ही नया सपना रचने में असमर्थ थी, पर सपने के दृश्यों में वो फेर बदल कर सकती थी। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट उसी के शब्द बताने जा रही हूँ। सिल्विया ने कहा, मैं अपनी ऊर्जा के रूप को अपनी माँ के विचारों जैसा बनाकर खेत के दूसरे कोने से सपने में प्रवेश कर रही हूँ, और मैंने अपनी छवि वैसी ही बना ली है जैसे कि उसने पिछली बार मुझे देखा था। मैं धीरे धीरे खेत के उस पार से आ रही हूँ ताकि उसे मेरी उपस्थिति का एहसास हो जाए। मैं पहले हाथ हिलाकर मुस्कुराती हूँ और उसके पास जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और अब मैं उसके सोते शरीर में पुनर्शक्तिमान करने वाली ऊर्जा की तरंगे प्रवेश करा रही हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि यह सपना उसके जागने तक बना रहे, इसलिए इस दृश्य को संचेतना के उच्चतम स्तर के बराबर कर दिया गया है। इस प्रकार के स्पष्ट सपनों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब मेरी माँ नींद से जागेगी तो उसके मन में प्राकृतिक सौंदर्य की छवि अत्यंत स्पष्ट होगी, और जब वह मुझे भी देखेगी तो समझ जाएगी कि मैं उसके साथ हूँ। वह जानती है कि कुछ समय के लिए यह याददाश्त इतनी वास्तविक लगती है जैसे सही ही हो। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारी ऊर्जा के बदलने के कारण ही सपने की वह छवि अवचेतन से चेतन की सच्चाई बन सकी थी, इस पर उसका जवाब था, जी हाँ, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैं अगले कुछ दिनों तक लगातार अपनी ऊर्जा की तरंगे उसकी ओर भेजती रहूँगी, जब तक कि वह यह स्वीकार न कर ले कि मैं जा चुकी हूँ। मैं उसे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अभी भी उसका एक भाग हूँ और सदा रहूँगी। अब देखा गया है कि मस्तिष्क की गहरी डेल्टा अवस्थाओं में सपने नहीं दिखाई देते, जैसा कि फिल के साथ हुआ था। उस वक्त वो स्वप्न मुक्त नींद में था और सिल्विया भी नहीं चाहती थी कि ज़्यादा देर तक रुककर अपनी अनुभूतियों को उसके अवचेतन मन में बैठाए। गहरी डेल्टा अवस्थाओं के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में सपनों की ज़्यादा सक्रिय अवस्था रहती है, यानी ज़्यादातर सपने इसी अवस्था में आते हैं। सपनों को बुनने वाली आत्माएं दो तरीक़ों से सपनों को मन में बैठाती हैं। पहला तो सपने में फेर बदल करके। इस प्रक्रिया में कोई आत्मा किसी सोए हुए व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाती है और वह जो स्वप्न देख रहा होता है उसमें आंशिक रूप से फेर बदल कर सकती है। उसमें आत्मा स्वयं को चल रहे नाटक की दो पंक्तियों के बीच में स्थापित करती है, जिससे सपना देख रहे वाले को आभास तक नहीं हो पाता कि दृश्य के साथ पटकथा में छेड़छाड़ की गई है। सिल्विया अपनी माँ के साथ ऐसा ही कुछ कर रही थी। वह उचित प्रकार के चलते सपने का इंतज़ार कर रही थी ताकि सहजता के साथ उसमें शामिल हो सके। अब दूसरा तरीका सपनों की उत्पत्ति करके होता है। ऐसे मामलों में आत्मा के लिए ये ज़रूरी होता है
कि वो एक नए सपने की रूपरेखा खींचकर उसकी छवियों को अपने उद्देश्य के उपयुक्त बनाए। स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के मन में दृश्य की रचना करके अपने वांछित मकसद को बताना होता है। अगर किसी सपने को बड़ी निपुणता के साथ मन में रोपित नहीं किया जाता तो व्यक्ति सपना तो देख लेता है, पर जब वो सुबह नींद से उठता है तो या तो सपने के कुछ अंश मात्र याद होते हैं या फिर पूरा सपना ही भूल जाता है। सपने से ही जुड़ा एक दृष्टांत बट नामक एक व्यक्ति का है जो 5वें स्तर की आत्मा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 की लड़ाई में वो मारा गया था, बट सपना बुनने में पारंगत है। वो अपने भाई वाल्ट को सांत्वना देने के लिए एक सपने का निर्माण करता है। अब उसके इस सपने की कला को हम अगली कड़ी में जानेंगे।